तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या प्रोसीजर होता है कि अगर आप पर गेस्ट को जो मतलब कि अच्छे गेस्ट हों, फेमस गेस्ट हों, उनको अप्रोच करने का या किस तरह क्या प्रोसीजर होता है इनका? जो इनिशियल लेवल पर है ना, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट बड़ों पे ना जाएं। आपके इर्द गिर्द जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि टैलेंटेड हैं, उनके साथ जो है वो पीआर स्ट्रॉन्ग करें। आप अपने कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। एक तरीका होता है, वो तरीके के साथ उनको अगर मैसेज किया जाए, उनसे बात की जाए तो वो बिल्कुल कर। तो पता चल चुका हुआ है जो हमारे गेस्ट हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, कि दौर चल रहा है पॉडकास्ट का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम। नाजरीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी साहब। ये पॉडकास्टर हैं, वोकलिस्ट हैं, लॉयर हैं और इसी के साथ साथ एक बुक के राइटर भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉडकास्टिंग के लिए सेटअप किस तरह का दरकार है, क्या शुरू में ही इस तरह का सेटअप किया जाए जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी कम उम्र में बुक लिखना किस तरह एक्सपीरियंस होता है और क्या कमेंट इनको फेस करने पड़े। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए आइए मिलते हैं हुज़ैफ़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा भाई, कैसे हैं? ठीक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है, ज़बरदस्त। हुज़ैफ़ा भाई, वेलकम टू कासिम अली शाह फाउंडेशन। और आप अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल के आए, ये भी हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। आपका शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। मेरे लिए एजाज़ है यहाँ पे बैठ। सही। खैर, मैं ये बता दूं, जो ऐनक लगाई हुई है वो दरअसल इनके आंखों के इन्फेक्शन के लिए लगाई हुई है, कोई स्टाइल ना समझ लीजिएगा। बिल्कुल। हुज़ैफ़ा भाई, पहला तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप पॉडकास्टर भी हैं, ऑथर भी हैं, वोकलिस्ट भी हैं। ये इतनी सारी क्वालिटियाँ आपको कैसे पता लगी आप में हैं और आपने किस तरह इसको यूटिलाइज़ किया? थैंक यू सो मच इफ्तिखार सर, कि हमारे पास माशरे में जो यूथ है वो मुख्तलिफ ऐसी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो चुकी हुई है जिसका कोई सर पहले नहीं है। आप सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं, आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर इंसान अगले ही पल क्या करने वाला है और वो क्या कर चुका हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल मेरा ऐसा है कि जिसमें हमें मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहना सिखाया गया है, ताकि हम अपने, जिसे कहते हैं ना कि मसरूफ़ियत बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, ताकि हम अपने माइंड को जो ना डाइवर्ट ना कर सकें कहीं पर भी। तो मेरे लिए फिर ये मल्टीपल चीज़ें करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरी सोहबत का ही असर है और मैं ये जान चुका हूँ कि मुआशरे में सर्वाइव करने के लिए किसी एक जगह पर टिकना जो है वो गलत होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर इन सब चीज़ों को दायरे बनाया हुआ है और उसी में घूमता रहता हूँ और कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। अच्छा, मैं वैसे ही जानना चाहूँगा, आप बड़े कम उम्र में एक बुक के राइटर भी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे लोग कंपेयर करते हैं कि यार ये उम्र कम है, इनकी एक्सपीरियंस नहीं होगा, पता नहीं किस तरह की बुक होगी। आपको ये जो है, जो ताने जिसे कहते हैं, ऐसे कमेंट सुनने को मिले? बिल्कुल मिलते हैं। मैं बेसिकली शायर भी हूँ, तो शायरों के लिए ये कहा जाता है कि इतनी उम्र में शायरी कर ली, ये कहाँ से रोग मिल गया, या इस तरह की चीज़ें सुनने को एक्सपीरियंस नहीं है इनको। बिल्कुल। तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपके ऊपर बीती है तभी आप लिख सकते हैं, आप मुशाहिदा कर सकते हैं। मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन आया हूँ, मैं यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीख के जाऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं इश्क मोहब्बत की ही बातें वहाँ पर जाके भी लिखूँ, हिजर की बातें लिखूँ। मैं अच्छी चीज़ें भी लिख सकता हूँ, मैं फूलों को जिक्र कर सकता हूँ। तो इसी तरह किताबों में भी है, कई सीनियर्स ने भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन बगैर किताब पढ़े आप यूं कहें तो वो फिर उनकी जो है वो कम अक्ली है, या उसको मैं इसको इस तरह कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मुझे ये सुनने को मिला, लेकिन अगले ही पल मेरी जो मोटिवेशन है, मेरा वो सारा जो वो स्पार्क था वो और बढ़ गया जब मेरी नौजवान नस्ल हम जैसे नौजवानों को प्रेस करती है, हम जैसे नौजवानों को देख के आगे बढ़ने की कोशिश करती है कि अच्छा इतनी कम उम्र के लड़के ने ये किताब लिखी है तो हम भी लिख सकते हैं। मेरे लिए मोटिवेशन का बायस ही बनती है। तो आप क्या कहेंगे कि जैसे आपने अब एज को तो निगलेक्ट कर दिया कि ये नहीं है, तो आप क्या कहते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है एक बुक राइटिंग करने के लिए? सर, सबसे पहले ये कि पॉलिश के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। और लोग कहते हैं कि नहीं, लिखते जाएं, अपनी जो सलाहियतें हैं वो निकल कर आ जाएंगी। जब आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आपको रब्त नहीं बनाना आएगा। जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप अल्फाज को जोड़ नहीं सकते हैं। आप तख़य्युल में भी अगर लिखना चाह रहे हैं तो वो भी आप नहीं बना सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि पढ़ा जाए, मुख्तलिफ शायरों को पढ़ा जाए। अब यहाँ पर सिर्फ शायरों की बात नहीं आती है। आप अफसाना निगार हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अफसाना निगार अच्छा है ताकि मैं उसको पढूं। आप देखें सर कि हम किसी गैदरिंग में बैठे होते हैं, हमें मालूम हो जाता है कि यहाँ पर बैठ के जो है मैं सिर्फ नेगेटिविटी लेकर जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं बैठूँगा।
इसलिए मैं कोई हल्की चीज़ भी नहीं पढ़ूंगा, ताकि वो चीज़ मेरी राइटिंग में ना आ जाए, ताकि वो चीज़ मैं अगले बंदे तक ट्रांसफ़र ना कर दूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि पढ़ा जाए। अगर हम इसको डिवीजन कर लें परसेंटेज में, तो मैं ये समझता हूँ कि 70% पढ़ा जाए और बाकी जो % बच जाता है वो लिखा जाए। सही। ज़ैफ़ा भाई, आप पॉडकास्टिंग भी कर रहे हैं, उस हवाले से हमें ज़रा बताएं कि उसका एक्सपीरियंस आपको किस तरह लगा। अगर मैं इसकी थोड़ी सी बैक एंड पे जाके आपको स्टोरी बताना चाहूँ तो इस तरह से था कि मैं 2011 से जो है वो डिबेटिंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से वो सिलसिला चल निकला। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मुझे कहीं पर डिबेटिंग करनी पड़ती है तो मुझे किसी से लिखवानी पड़ती थी वो स्पीच। सही। हाँ, तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं उसको खुद लिखना शुरू करूँ। फिर मैं आर्टिकल राइटर बन गया। आर्टिकल राइटर बनने के साथ साथ मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग शुरू की और उसके बाद वो जो वीडियोस थी उनको मैंने तहरीरी शक्ल दे दी। फिर वो उस एज में जब मैं इंटर में था, व्हेन आई वाज डूइंग माय दैट थिंग्स, कि मैं ये कर रहा हूँ, आज मैंने शेर लिख लिया, आज मैंने आर्टिकल लिख लिया, आज मैं बोल रहा हूँ, आज मैंने वीडियो बना ली, उन सब को जब मैंने कंपाइल किया वो एक किताब बन गई। इफ्तिखार सर, आप एक चीज़ देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक तिश्ने की रह जाती है, अभी वो बेचैनी रह जाती है कि वो पूरी नहीं हो रही है। मैं इतने लोगों में बैठ के भी अगर कोई चीज़ हासिल नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझ में कमी है। तो मुझे वो रास्ता तलाश करना था। वो तलाश इस तरह किया कि मैं फिर पॉडकास्टिंग की जानिब आया और बड़े अच्छे टाइम पर आ गया, क्योंकि आपको पता है अब ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल। सिर्फ ऐसे ही नहीं आ गया, मैंने पहले इंटरव्यूज़ शुरू किए, मैं मुख्तलिफ इदारों के साथ भी काम करता रहा हूँ। लेकिन फिर आपको पता है जब मसरूफियात ज़्यादा हो, एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो, तो फिर हम जो है वो अंडर काम नहीं कर सकते किसी के इतना। तो फिर वो मैंने अपना ही शुरू कर लिया। तो मैंने जब ये देखा कि एक गेस्ट को बुलाकर हम उसके साथ बात कर सकते हैं तो हमारे जो जहन के दरीचे उस वक्त खुल सकते हैं। मेरे दिल में कोई बात है, मैं माशरे को देख रहा हूँ, मैं बुराई को देख रहा हूँ, मैं सोशल इश्यूज़ को देख रहा हूँ, तो मैं उसको कवर अप कर सकता हूँ उसके सामने बैठकर। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगला बंदा अपनी बातें मुझ तक पहुँचा देता है, मैं उस तक पहुँचा देता हूँ, वो एक रिकॉर्डिंग हो जाती है और वो जो है माशरे के पास चल जाती है। सही। वैसे मैंने देखा है आपके पॉडकास्टिंग में, और बाकी भी जो लोग कर रहे हैं वो एज एक्टर बिठा रहे हैं सामने अपने गेस्ट को। तो क्या मसला आ रहा है कि जो रियल गेस्ट होते हैं वो उस तरह खुल के बोल नहीं पाते, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है उनके पास, या वो जो एक्टर है वो उसी मुताबिक बोल पाता है जो आप लोग चाह रहे होते हैं या ऑडियंस चाह रही होती है? देखिए, दो तरह की अगर हम इसको डिवीजन कर लें, एक जो गेस्ट हमने बुलाया है उसका एक एक्सपीरियंस है, वो बड़ा सीरियस है मामले में, इन अपने मामलात में, तो उसके साथ बात करना एक और है। लेकिन हमें अगर उसी चीज़ को कम वक्त में लोगों तक पहुंचाना है एक्ट के सूरत में, तो वो एक अलग चीज़ आ जाती है। हम ये निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे पास आया हुआ जो गेस्ट है वो बहुत अच्छा नहीं बोल रहा है या बहुत अच्छा बोल रहा है, या मैं नहीं चाहता कि वो इस तरह का बोले। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपने बात की, तो वो उसको नहीं है, वो बिल्कुल है उसके पास। दे आर अलाउड बाय माई सेल्फ, तो वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो माशरे में नहीं ओपनली बता सकते होते, ओपनली नहीं बता सकते, तो शायद वो ना कर सकें, वो हम कर सकें एक्ट करके। तो अवेयरनेस के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम चाहते हैं कि वो उसको एक्ट करके बताया जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी चैनल्स पर बैठे हुए जो एंकर्स होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, वो अपनी बात आगे रख देते हैं। उन्होंने अपना वो चीज़ें छोड़कर तो ना अपनी वो साइड पर एडवर्टीजमेंट की चीज़ें रखी होती हैं, उठाकर जो है ना बताना शुरू कर देते हैं। उसके लिए अलग से एक्ट किया जाता है। उनको पता है कि आवाम क्या देखना चाहती है, उनको पता है कि अगर एक्ट करके चीज़ बताई जाएगी तो आवाम ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, ज़्यादा उसको जो है ना वो मज़े से देखेगी। सही। हुज़ैफा भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा, आप एंकर हैं और अपना एक चैनल रन कर रहे हैं, तो कितना ज़रूरी है कि एक एंकर एडिटर भी हो, कैमरामैन भी हो, साथ ही साथ अपनी प्रोडक्शन को भी देखे? सर, असल में इसमें देखा यह जाता है कि अगर आपके पास ज़राए नहीं है, वसाइल नहीं है, आपके पास टीम नहीं है। इसमें और भी ऐड होना चाहिए कि इक्विपमेंट कितना ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि यार सेटअप बना लें। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं अब इक्विपमेंट पे पहले बात कर लेता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोग इसी पर इन्हिसार करके आपके पास भी माशाल्लाह टीम है, शाह जी के पास पूरी एक टीम है, तो वो देख रही हैं चीज़ों को। लेकिन जो आएगा यहाँ पर वो कहेगा कि यहाँ पर तो पूरी टीम है, मैं अकेले नहीं कर सकता, वो ये चीज़ सोचेगा। लेकिन वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो मैंने बिल्कुल इनिशियल लेवल पर जब स्टार्ट किया तो मैंने आईफोन्स लगा कर जो है रिकॉर्डिंग्स किया। आईफोन्स नहीं थे तो मेरे पास दूसरे थे, अब मैं कैमरा के ऊपर चला गया। लेकिन डे बाई डे बेहतर ज़रूर हो रहा है। फिर मेरे पास मुझे लगा कि ट्राईपॉड्स की ज़रूरत है, मुझे बैकअप माइक्स की ज़रूरत है, मुझे अच्छे माइक्स की ज़रूरत है, मुझे मेरा गेस्ट जो है वो आता है, वो देखता है कि यार इसके पास ये इस चीज़ की कमी है, तो वो जब बताते हैं तो मैं उसको एडिशन करता हूँ। तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो इससे पहले आपने जो चीज़ कही थी वो क्या थी?
कि एडिटिंग और प्रोडक्शन Editing हाउस और कितना production। ज़रूरी है? सर टीम होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। सही। खसूसी तौर पर ये पॉडकास्टिंग और इंटरव्यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकता। इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च इस हवाले से होनी चाहिए कि आप हर इंसान के साथ बैठ के पॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। मैं अगर लॉयर हूँ तो मुझे इन चीज़ों का पता है कि मैं इन चीज़ों को कवर कर दूंगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर दूंगा, मेरी माशरे में नज़र है। मैं साइकाइट्रिस्ट को बुलाकर उसके साथ क्या पॉडकास्ट करूंगा? मुझे उससे पहले रिसर्चिंग करनी होगी, मुझे उसके साथ किसी के साथ बैठ के बात करनी होगी। और इसके साथ साथ फिर जो एडिटिंग का मरहला आपने कहा, वो चीज़ कही सर, वो ज़रूरी है। अगर आप नहीं अभी इनिशियल लेवल पर कर सकते तो उसकी एक ख़ास वजह ये है कि जो चीज़ आप एडिट कर सकते हैं, जो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं ना, वो शायद अगला बंदा जिसको आपने काम सौंपा है शायद वो ना कर पाए। सही। अब मेरा ये सवाल है कि आप एंकर के तौर पे एक लिसनिंग कहते हैं बड़ी अच्छी होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहूँगा क्या रीडिंग के अलावा अगर हम लिसनिंग करें, मूवीज़ से भी कुछ कहते हैं कि आपको, तो क्या वो सेम इफेक्ट मिलता है कि जो बुक रीडिंग से अक्सर लोग कहा करते थे? तजदीदियत का दौर है, इनोवेशन आनी चाहिए, हर चीज़ में आपको सीखने के तरीके आने चाहिए, तो ज़रूर मिलता है। मैं खुद देखता हूँ और मैंने सिर्फ ये मेरी कोई दरियाफ्त नहीं है, मैंने मेंटोर्स को देखा है, वो इस चीज़ से सीखते हैं और हमेशा आगे जाते हुए देखा है। उनके पास तरीके दरियाफ्त कर लेते हैं ना। अगर वो किताब से अक गए हैं, ये वर्ड जो है वो शायद कुछ को बुरा लग जाए, लेकिन आप ये ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पर एक ही काम आप कंटिन्यूसली नहीं कर सकते। अगर आपने अफसाना भी एक पूरा पढ़ना है तो आप एक गो में नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप उसको साइड पर रख कर कोई अलग काम कर लें। लेकिन नौजवानों के लिए मेरा यह पैगाम है कि उसको वक्त ज़ाया करने के लिए मत करें, लाइक एंटरटेनमेंट के लिए इस तरह के ना करें, उससे कुछ सीखें। आप समझते हैं कि फोर्सफुली किताब पढ़ना कोई फ़ायदा देगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। आपको आप फोर्सफुली एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, वो आपको मज़ा नहीं दे सकती है। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। लाइक मैं अगर किसी को अपनी किताब सोच कर सफ़र दे दूंगी, नहीं तुमने पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो उसमें से क्या ही सीख लेगा? ये मुझे फोर्सफुली कहा गया। मुझावर भाई अपनी किताब के बारे में बताएं, सोच का सफ़र। जी जी। इसमें किस तरह आपने क्या कंटेंट वगैरह किस रिलेटेड है वो हमें ज़रा। सर मैंने पहले डिस्कस किया कि मैं डिबेटिंग करता था, उसके बाद मैंने कंपाइलेशन की तरफ आ गया, आर्टिकल्स लिखना शुरू किए, फिर अफसाने, 100 लफ्ज़ी कहानियाँ। फिर कोरोना डेज़ में मैंने एक अफसाना लिखा था, दानिश कदा इश्क हकीकी के ऊपर, वो लिखा गया। फिर मैं शायरी भी करता हूँ, तो मैंने एक मुजल्ला टाइप उसको बनाया। लाइक मेरी सारी चीज़ें जो है ना वो सोच का सफ़र में है, क्योंकि वो मेरी सोच है, उसका सफ़र जो था वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया। तो वो मैंने एक हल्का अहबाब में आया, एक ऐसे हल्के में आया जहाँ पर पॉजिटिविटी थी, जहाँ पर लिखने का शौक़ था, जहाँ पर अदब को फ़रोग़ के लिए काम किया जा रहा था, जहाँ पर जो है वो मेरी फैमिली की तरफ से भी मुझे फुल सपोर्ट था, क्योंकि मेरे वालिद साहब की कई कुतब आ चुकी हुई हैं। फिर एक वजह ये भी थी मेरी पॉडकास्टिंग की जानिब कि उनकी सपोर्ट भी है, और इसके साथ साथ मैं उनसे जो लर्निंग कर रहा हूँ वो मैं आगे जो है ना वो प्रोड्यूस करी जा रहा हूँ। मुझावर भाई आप वोकलिस्ट भी हैं, उस बारे में बताएं कि ये शौक़ आपको कब से पड़ा या आपको पता लगा कि ये टैलेंट भी आप में है? सर मैं हमारे ना माशाल्लाह से सलासल हैं कुछ, तो उसमें जो है वो तरीका मैंने देखा कि हमारी फैमिलीज़ के जो है वो फंक्शंस हुआ करते हैं महफ़िलों के, तो वहाँ पर जब सनाख्वानी होती थी तो मुझे वहाँ से बड़ा शौक़ हुआ कि मैं मेरे वाले साहब ने हमें बचपन में एक चीज़ सिखाई थी कि इश्क़े मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने अपने दिल में समो लेना है, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है, और अपने मेंटोर्स जो इल्लामा इकबाल जो कायदे आज़म है उनसे मोहब्बत करनी है। ये जो ऐसे मेंटोर्स जिन्होंने हकीकी तौर पर जो है पाकिस्तान के लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारे दिलों में कुछ ना कुछ जो है वो घर करके गए हैं, उनके लिए मोहब्बत रखनी है। तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया ये था कि मैं अपने दिल में जो इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसको एक्सप्रेस कर सकूं, तो वो मैं सनाखानी की तरफ आ गया। तो फिर मैंने क्लासेस भी ली वोकलिस्ट, और उसके साथ साथ फिर मैं नात गोई के ऊपर भी गया, मैंने अपनी नातें भी लिखी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसकी कंपोजिशन, फिर उसको रिकॉर्ड भी करना, तो ये सिलसिला यहाँ पर है। सही। ज़हर भाई जब कोई ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करता है या हम किसी को मशवरा देते हैं, उसका सबसे पहला सवाल ये होता है गेस्ट कैसे अरेंज करें? ठीक है। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या प्रोसीजर होता है कि अगर आप पर गेस्ट को, जो मतलब कि अच्छे गेस्ट हों, फेमस गेस्ट हों, उनको अप्रोच करने का, या किस तरह क्या प्रोसीजर होता है इनका? अच्छा, जो इनिशियल लेवल पर है ना, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट बड़ों पे ना जाएं। मैं ये बिल्कुल सामने आपको कहने के लिए तैयार हूँ, आपके इर्द गिर्द जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि टैलेंटेड हैं, यूथ काम कर रही है, आप उनको लें। आप अपने जो हैं वो उनके साथ जो है वो PR स्ट्रॉन्ग करें, आप अपने कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि
सर ये एक ऐसा काम है जिसमें हर दिन कोई ना कोई गलती हो सकती है, तो आपको, मुझे ये चाहिए था, मैंने अपने ऊपर ये देखा कि मुझे सीढ़ियाँ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना है, तो उनके साथ वो भी अरेंज हो जाते हैं, वो कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि मुझे शुरू में लगा था कि इनके साथ जो है ना वो बातचीत करना मुश्किल है। एक तरीका होता है, वो तरीके के साथ उनको अगर मैसेज किया जाए, उनसे बात की जाए, तो वो बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका हुआ है, जो हमारे गेस्ट हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, कि दौर चल रहा है पॉडकास्ट का। तो मैं अगर इसमें एक चीज़ ऐड करूँ, मेरा किसी वजह से जो है ना वो विज़िट होना था सरगोदा में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको यूटिलाइज़ करूं अपने इस सफ़र को। तो मैंने वहाँ की पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो, जिसमें जहांज़ेब कमर साहब हैं, ड्रामा राइटर, उसके बाद हारून रशीद साहब हैं, और भी कुछ जो शख्सियात हैं, मारूफ शख्सियात, उनको मैंने मैसेजेस किए, उनसे बात की कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, मैंने आपके साथ पॉडकास्ट करनी है। और फिर सबसे बड़ी बात, मैंने आर्ट्स काउंसिल को जो है ना वो एक लेटर भेजा कि मैं वहाँ पर आके पॉडकास्ट करना चाह रहा हूँ, मुझे हॉल दें। तो उन्होंने जो है वो बिल्कुल इसको एग्री किया। तो ये तरीके हैं बात करनी, प्रोफेशनलिज्म थोड़ी सी इसमें ऐड कर लें। गो कि हम लोग जो हैं वो आम रूटीन में बड़े नेचुरल होते हैं, हमें अच्छा लगता है कि नेचुरली लें, लेकिन अगर ये चीज़ हो तो वो बड़ा मज़ा आता है। हम पहले ही सोच लेते हैं कि यार ये बंदा अपने बारे में नहीं है, बिल्कुल सही है। ये नहीं आएगा। लेकिन हम ये उज़ैफ़ा भाई, ये वाकई में ये बात है कि अगर आप अप्रोच करना चाहें ना, तो बड़ा गेस्ट जो है ना वो भी इजीली आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते कोई मसला नहीं होता उनको। जैसे बाबर आजम की एक वायरल हुई थी कि वो ऐसे मेरे ख्याल से 30-32 सब्सक्राइबर वालों को उन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया था। तो ये भी एक बड़ी बात है। उज़ैफ़ा भाई, लास्ट सवाल, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के हवाले से, क्या कोई नई बुक आ रही है आपकी, या यूट्यूब को आप किस तरह लेके आगे चलेंगे? मैं अगर फ्यूचर के हवाले से बात करूं तो बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है, चूँकि मैं अभी भी मल्टीपल काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्यूचर के हवाले से भी एक तो पैशन और एक पेशा, तो इन दोनों को लेकर चलना है। बुक मेरी आ रही है, दीप मन का चला रहे, वो शायरी पर है, उसके ऊपर अभी काम जारी है। और इसके अलावा जो मैं अब जो इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ उसको किताबी शक्ल देनी है, और लड़कियों का जो किरदार है हमारे मुआशरे में, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अलग से। और जो मर्दों का किरदार है वो तो एक है अलग, वो बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके ऊपर मेरा काम जारी है। इसके साथ साथ मेरा जो, मैं व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, मुआशरे में जो है ना वो अगर कुछ बुराई देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि अपने कैमरे के ज़रिए जो है ना उसकी अक्सबंदी कर लूँ। और साथ ही साथ फिर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वो मैगज़ीन्स में जो है, अखबारात में वो जो इंटरव्यूज़ मैं करता हूँ वो छप भी जाते हैं। सही, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच उज़ैफ़ा भाई, आप आज इतनी मसरूफियात से टाइम निकाल के आए हमारे लिए और इतने मुफीद मशवरे हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच।